हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की। तो जो ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, ये किस लिए बनाए गए हैं? ये बनाया गया हमारे लिए, कस्टमर्स के लिए बनाया गया है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अगर किसी कस्टमर को अपने इंश्योरर से, इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी होगी, ब्रोकर हो गया, एजेंट हो गया, उनसे कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है और उसका अगर उसको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कहां करवा सकता है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करती है हमारी काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। एक काउंसिल बनाई गई है, वो करती है अपॉइंट किसको? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। और जो हमारे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिसेस हैं, वो कौन से एक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं? हमारे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017। टोटल इंडिया में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सेंटर कितने हैं? टोटल इंडिया में है अभी 18 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के सेंटर। कहां कहां पे हैं? तो ये आपको सिटीज के नाम दिए गए हैं। और अगर हम बात करें पिछले 24 साल में, पिछले 24 साल में लगभग लगभग कस्टमर की कितनी कंप्लेन को एड्रेस किया गया है, कितनी कंप्लेन को सॉल्व किया गया है? 5,70,126। अब यहाँ पे एक बात करें, अगर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन रजिस्टर करवानी है, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो आप बढ़िया रिटर्न में लिखिए, रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन लिखिए, जो भी आपके एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अटैच कीजिए और इसको पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, बाय पोस्ट। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक वे। आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट टाइप कीजिए और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, उनको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दीजिए और वो भी चली जाएगी इसके पास, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। तो आपके पास दो मेथड है, एक आप ऑफलाइन भेज सकते हो बाय पोस्ट और दूसरा ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन मेथड वाली फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, ये कब से चालू हुई है? ये हुई है आपकी अप्रैल 2021। अप्रैल 2021 से पहले अगर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन भेजनी होती थी, तो वो आपको ऑफलाइन मोड में ही भेजनी पड़ती थी बाय पोस्ट। पर अप्रैल 2021 के बाद ये ऑनलाइन मेथड भी अवेलेबल करवा दिया गया है। और अगर हम डिस्पोजल रेट का बात करें, तो डिस्पोजल रेट कितना है? 87.34% का। मतलब अगर एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास 100 कंप्लेनें आ रही हैं, तो उसमें से 87 कंप्लेन जो है वो सॉल्व कर दी जा रही हैं। अब जो 13 रिजेक्ट कर दी जा रही हैं, वो किस लिए रिजेक्ट की जा रही है? देखो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आप डायरेक्ट कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवा सकते, कुछ प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो पर्सन क्या करते हैं, कस्टमर्स क्या करते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या करता है? उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है। फिर कोई कोई सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपका कंप्लेन करना बनता नहीं है, पर फिर भी आप कंप्लेन करते हो, तो उस केस में भी क्या करता है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं हम काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की, जो कि अपॉइंट करती है हमारे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, एक कमिटी होती है जिसका नाम क्या है? सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी ये क्या करती है? ये रिकमेंड करती है कि किसको हमारे को आईओ बनाना चाहिए, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन किसको बनाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन कौन देता है? सिलेक्शन कमिटी। और फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अपॉइंट कौन करता है? सीआईओ, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक है आपका रिकमेंडेशन, रिकमेंड कौन करता है? सिलेक्शन कमिटी। और आईओ को अपॉइंट कौन करता है? काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो जो है हमारी काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, इसमें टोटल होते हैं आपके 9 मेंबर, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन को इंक्लूड करके टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से 9 मेंबर्स होते हैं? तो देखो, दो मेंबर होंगे आपके लाइफ इंश्योरेंस फील्ड से, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। फिर दो मेंबर होंगे आपके जनरल इंश्योरेंस की फील्ड से, और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। फिर एक मेंबर होगा आपका स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड से, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड से, और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? जनरल इंश्योरेंस। फिर एक पर्सन होगा आपका अथॉरिटी की तरफ से, अथॉरिटी मतलब इरिडाई। जहां भी अथॉरिटी वर्ड दिखे आपको इंश्योरेंस फील्ड में, उसका मतलब क्या है? इरिडाई। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किससे? इरिडाई से। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा अपॉइंट किया जाएगा, किसमें? काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। तो देखो टोटल कितने हो गए? 2, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गए। अब बचे दो व्यक्ति। अब ये दो कौन होंगे?
एक होगा चेयरपर्सन ऑफ LIC और एक होगा आपका चेयरपर्सन ऑफ जिप्सा। एक पर्सन होगा आपका चेयरपर्सन ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक होगा आपका चेयरपर्सन ऑफ जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिप्सा का चेयरपर्सन। तो टोटल हो गया आपके 9। अब ये 9 मेंबर्स होंगे आपके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के। अब इन 9 में से एक होगा आपका चेयरपर्सन, किसका? CIO का। देखो, अगर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बोलूं मैं, इसको शॉर्टकट में हम CIO भी बोल सकते हैं। तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए। अब 9 में से एक है हमारा चेयरपर्सन इसका। अब ये चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये हमेशा रोटेशन में चलता है। पहली बारी जैसे समझ लो, इस टाइम कौन है? LIC के जो चेयरपर्सन है वो है CIO के चेयरपर्सन, जिनका नाम क्या है? आर दोरैया स्वामी जी। आर दोरैया स्वामी जी, ठीक है। तो इस टाइम LIC के जो चेयरपर्सन है वो है हमारे CIO के चेयरपर्सन। फिर नेक्स्ट टाइम कौन होगा? जो जिप्सा का चेयरपर्सन होगा। फिर उसके बाद कौन होगा? LIC। फिर उसके बाद जिप्सा। ये रोटेशन में चलता है। जो काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? या तो आपका LIC का चेयरपर्सन या फिर जिप्सा का चेयरपर्सन। जैसे इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, LIC के जो चेयरपर्सन है वही है हमारे काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के चेयरपर्सन। तो नेक्स्ट टेन्योर किसका होगा? जिप्सा वाले चेयरपर्सन का। फिर उससे अगला टेन्योर किसका होगा? LIC वाले चेयरपर्सन का। फिर उससे अगला जिप्सा। तो ऐसे रोटेशन में चलता है। और इस टाइम जिप्सा के चेयरपर्सन कौन है? तो वो है हमारे गिरिजा सुब्रमण्यम जी, ठीक है। ये लेडीज हैं, गिरिजा सुब्रमण्यम। तो ये है हमारी जिप्सा की चेयरपर्सन इस टाइम। और वैसे CIO का चेयरपर्सन कौन है? जो LIC का चेयरपर्सन है, जो कि कौन है? आर दोरैया स्वामी जी, ठीक है। तो ये टोटल 9 मेंबर्स होते हैं हमारे काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। अब ये जो हमारे 9 मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर कितने टाइम का होता है? तो इनका टेन्योर होता है आपका 3 इयर्स का। ये चीज याद रखना, टेन्योर होता है इनका 3 इयर्स का। क्या 3 साल बाद इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं? तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री से जो बंदा आया है, जो इरडाई से बंदा है, एंड जो हमारे 2 LIC और जिप्सा के चेयरपर्सन है, इन चारों को छोड़ दें, अगर इन चारों को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो 5 बंदे हैं उनको हम रीअपॉइंट तो कर सकते हैं, पर उनके लिए कूलिंग पीरियड है 3 इयर्स का। मतलब जैसे समझ लो, ये जो पहले के 5 बंदे हैं, इनको हमने अपॉइंट किया 2021 में। तो 2024 में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, 3 साल बाद इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर कब? 2027 में। 3 साल का आपको कूलिंग पीरियड देना पड़ता है 5 बंदों को। जो ऊपर वाले 5 बंदे हैं, कौन कौन से? ये वाले, ये वाले, ये वाला, ठीक है। 2 2 4 1 5। बाकी जो हमारे 4 बंदे बच गए, ये इनको आप रीअपॉइंट कर सकते हो ऑन द स्पॉट। जैसे इनका टेन्योर 2024 में खत्म हुआ, 2024 में इनको दोबारा रीअपॉइंट कर दो। तो इनमें कौन कौन आते हैं? एक आपका इरिडाई की तरफ से, एक आपका मिनिस्ट्री की तरफ से, और 2 आपके चेयरमैन, किस किस के? LIC का और जिप्सा का। इनको आप रेगुलर बेसिस पे रीअपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। इनके लिए कोई कूलिंग पीरियड का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारी क्या? काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपकी गाइडलाइंस इशू करती है कि डे टू डे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को क्या क्या काम करने हैं। फिर अगर कोई इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की पोस्ट खाली हो जाए, कि वो रिजिग्नेशन दे दे या उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी प्लेस में किसको रीअपॉइंट करना है। फिर क्या कहते हैं कि उसकी ज्यूरिडिक्शन कितनी होगी, उसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूड किए जाएंगे, हमारे को कितने नए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की जरूरत पड़ सकती है, वो सब कौन डिसाइड करता है? ये काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो यहां पे देखिएगा, आराम से समझिएगा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है? सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी। और इसको अपॉइंट कौन करता है? CIO, काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? या तो LIC का चेयरपर्सन या फिर जिप्सा का चेयरपर्सन। अगर इस टाइम LIC का, तो अगली बारी किसका होगा? जिप्सा का होगा। और इस टाइम CIO का चेयरपर्सन कौन है? LIC का जो चेयरपर्सन है, कौन? आर दोरैया स्वामी जी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ IO। अगर किसी व्यक्ति को IO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो IO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना, तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 55 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 65 ईयर्स। अगर आप 55 साल से छोटे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे IO के लिए, और अगर आप 65 साल से बड़े हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे IO के लिए, ठीक है। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है? 55 टू 65। अब बात करते हैं हम जॉब क्राइटेरिया की, कि आपका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे IO के लिए। तो या तो देखो, आपने जॉब कर रखी हो, या आपकी जो जॉब हो वो हो ऑल इंडिया सर्विसेज की या सिविल सर्विसेज की, और वो भी पोस्ट कौन सी? ज्वाइंट सेक्रेटरी की।
या तो फिर आपने 25 साल इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया हो और आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहे हो। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है। या तो व्यक्ति रहा हो ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में, या सिविल सर्विसेज में एट द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, एट द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी उसमें रहा हो, या तो फिर व्यक्ति ने 25 साल अपने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया हो और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर देगा अगर व्यक्ति, तो वो एलिजिबल होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म पीरियड कितना होता है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का। अगर एक व्यक्ति को हमने आईओ बना दिया तो कितने साल के लिए सर्विस देगा? 3 इयर्स। 3 साल के लिए उसकी सर्विस होगी, टेन्योर होगा उसका 3 साल का। और मैक्सिमम एज कब तक वो काम कर सकता है? 68 ईयर्स तक। 68 ईयर्स तक मैक्सिमम वो काम कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रिजिग्नेशन दे सकता है? 3 साल पूरे होने से पहले रिजाइन कर सकता है? बिल्कुल रिजाइन कर सकता है, पर उसको 3 मंथ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। 3 मंथ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, 90 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, फिर जाके वो क्या कर सकता है? रिजाइन कर सकता है आईओ की पोस्ट से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पे बात करते हैं हम कि किस तरीके से आईओ के पास हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक राहुल है, राहुल नाम का आदमी है, ये एलआईसी की मुंबई ब्रांच में गया, एलआईसी की मुंबई ब्रांच में गया और वहां पे इसने कोई पॉलिसी परचेज की। फिर बाद में इसको लगा कि मेरे को ब्रांच वालों ने धोखा दिया है, मेरे को मिस सेल किया है, मिसलीड किया है और धोखे से पॉलिसी चिपका दी है। तो यहां पे क्या कर सकता है राहुल? आईओ के पास कंप्लेन कर सकता है दो तरीके से, वही जो हमने पहले पढ़े थे, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। पर दोनों में क्या चाहिए? एक रिटन एप्लीकेशन चाहिए राहुल की जिसमें उसके साइन होंगे, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट, कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया या आपको धोखा दिया या आपके साथ कुछ भी गलत किया, वो आपको क्या, किस चीज से आप उसको प्रूव कर सकते हो, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने पड़ेंगे। ऑफलाइन कर रहे हो तो वो आप अटैच करके पोस्ट कर दो, ऑनलाइन कर रहे हो तो स्कैन करके अपलोड कर दो। ठीक है, साथ में उस एप्लीकेशन में आप अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, साथ के साथ आप क्या कंपनसेशन चाह रहे हो, क्या सॉल्यूशन चाह रहे हो एलआईसी मुंबई ब्रांच से, वो भी आपने रिकमेंड करके भेजना है आईओ के पास। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, सिग्नेचर भी चाहिए आपके। अब बात करते हैं किस किस सिनेरियो में आप एलआईसी मुंबई की कंप्लेन कर सकते हो आईओ के पास। तो यहां पे साफ साफ मेंशन किया है कि आप डायरेक्टली सीधा आईओ में कंप्लेन नहीं करोगे। पहले राहुल को क्या करना पड़ेगा, जैसा प्रोसीजर है, आप राहुल को क्या करना पड़ेगा? एक रिटर्न में कंप्लेन देनी पड़ेगी, एक रिटर्न में कंप्लेन देनी पड़ेगी। जो एलआईसी मुंबई का ऑफिस है उसका जो मैनेजर होगा उसको रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी कंप्लेन की। अब यहां पे अगर जो मुंबई ब्रांच है उसका मैनेजर इसको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से मना कर देता है कि भाई हमारा, हमने ठीक दिया आपको, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब कुछ भी उसकी बात मानने से मना कर देता है, तब राहुल क्या कर सकता है? आईओ के पास कंप्लेन कर सकता है। दूसरा, राहुल ने रिटर्न में एप्लीकेशन दी और इस ब्रांच ने 30 दिन हो गए, 30 दिन तक राहुल को कोई जवाब नहीं दिया, तो 30 दिन के बाद राहुल क्या कर सकता है? आईओ के पास कंप्लेन कर सकता है। देखो दो बातें हैं, जैसे मैं कंप्लेन देने गया और ब्रांच मैनेजर कह रहा है नहीं नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, हमने आपको एकदम सही चीज बोली है, एकदम सही चीज दी है, और उसने मेरी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं की और मेरी एप्लीकेशन ही नहीं पकड़ी, उसने ना उस मेरी एप्लीकेशन को माना, उसने वैलिड, उसने बोला कि हमने आपको एकदम सही दिया है, तब तो आप डायरेक्टली आईओ के पास कंप्लेन दे दो। दूसरा, ब्रांच मैनेजर कहता है ठीक है हम आपकी कंप्लेन ले लेते हैं आज, थोड़ा इसका देखेंगे क्या बनता है, फिर हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ब्रांच मैनेजर के पास 30 दिन का टाइम है। 30 दिन में अगर वो आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है तो आप आईओ के पास कंप्लेन कर सकते हो। फिर तीसरा रीजन है कि समझ लो उसने 15वें दिन में आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया और उस सोल्यूशन से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तब भी आप क्या कर सकते हो? आईओ के पास कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, जिस दिन आपको समझ लो या तो उसने आपकी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया जिस दिन, या फिर जिस दिन 30 दिन पूरे हो गए, या फिर जिस दिन उसने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और आप उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं हो, उसके अगले 1 साल तक का आपके पास टाइम होता है एप्लीकेशन कंप्लेन रजिस्टर करने का इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो आज है 20 अक्टूबर, समझ लो आज मैं गया इंश्योरेंस एलआईसी के ऑफिस में और मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, उसने मेरी एप्लीकेशन नहीं पकड़ी, उसने कहा कि नहीं नहीं हमने आपको सब चीज सही दी है, जेन्युइन दी है। तो 20 अक्टूबर को उसने मेरी एप्लीकेशन नहीं मानी, तो मेरे पास इससे 20 अक्टूबर के बाद 1 साल पूरा, यानी कि 19 अक्टूबर 2026 तक मैं कभी भी कंप्लेन कर सकता हूं इस मुंबई ब्रांच की आईओ में।
फिर जैसे मैंने 20 अक्टूबर को एप्लीकेशन दी, तो इसको मेरे को 19 नवंबर को क्या करना पड़ेगा, 19 नवंबर तक मेरे को इसको इंश्योरेंस कंपनी को मेरे को जवाब देना, प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर 19 नवंबर तक मेरे को कंपनी जवाब नहीं प्रोवाइड करती है, तो 20 नवंबर को मैं क्या कर सकता हूं, फिर से आईओ के पास जा सकता हूं, और मेरे पास पूरे 1 साल का टाइम है, 20 नवंबर से लेकर अगले 19 नवंबर तक मेरे पास 1 साल का टाइम है आईओ के पास जाने का। फिर समझ लो 30 अक्टूबर को कंपनी मेरे को जवाब दे देती है, कंपनी मेरे को जवाब देती है और उस जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगले साल 29 अक्टूबर 2026 तक मैं कभी भी इस कंपनी की कंप्लेन कर सकता हूं आईओ के पास। मतलब जिस दिन आपको कोई भी रिजेक्शन मिलता है या आप सेटिस्फाई नहीं होते, जिस दिन आपको आंसर मिलता है, उस डेट से लेके अगले 1 साल तक का टाइम है आपके पास आईओ के पास जाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब आईओ के पास कंप्लेन आ गई, अब वो सॉल्व कैसे करेगा। तो आईओ के पास दो मेथड होते हैं, या तो वो मेडिएशन कर दे, दोनों पार्टीज को बिठाए और बीच का रास्ता निकाल दे, या फिर अवार्ड सुना दे। अवार्ड मतलब फैसला। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम मेडिएशन की। मेडिएशन में क्या होगा, वो जो कंप्लेन कर रहा है बंदा, कस्टमर जो कंप्लेन कर रहा है, उसकी भी बात सुनेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी की भी बात सुनेगा, या इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर जो भी है उनकी भी बात सुनेगा, दोनों को बीच में बिठाएगा और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर जब वो जो बीच का रास्ता निकलेगा, उसकी कॉपी, और इसके लिए देखो जो मेडिएशन प्रोसेस है, इसके लिए आईओ के पास 1 मंथ का टाइम होता है, 1 महीने में इसको ये सारा बीच का रास्ता निकालना होता है। जैसे इसने बीच का रास्ता निकाल लिया सपोज, ठीक है, तो उसकी वो रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करेगा, उस पर अपने साइन करेगा, और उसकी कॉपी भेजेगा किसको, कस्टमर को, कि भाई देखो आपने कंप्लेन की थी और हम तीनों ने आपस में मिलकर बात की। तीनों कौन, कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी एंड आईओ, तीनों ने मिलकर बात की थी और ये फैसला हुआ था उस दिन, तो ये आपकी कॉपी है, आप इससे सेटिस्फाई हो। तो 15 दिन का टाइम होता है कस्टमर के पास कि वो उसको एक्नॉलेज करे और वापस आईओ को भेज दे, और फिर आईओ क्या करेगा, उसकी कॉपी अलोंग विद द साइन ऑफ कस्टमर वो भेज देगा इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के अंदर वो सारी चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जो हमने डिसाइड की थी म्यूचुअल कंसेंट से। तो ये होता है आपका मेडिएशन मेथड। मेडिएशन मेथड के लिए कितना टाइम होता है आईओ के पास, 1 मंथ का। 1 मंथ में वो क्या करेगा, एक कॉमन सोल्यूशन निकालेगा जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए। फिर जैसे ही वो सोल्यूशन निकलेगा, वो क्या करेगा, उस सोल्यूशन को रिटर्न फॉर्म में रजिस्टर करेगा, उसका रिटर्न फॉर्म क्रिएट करेगा, साइन करेगा, और उसकी एक कॉपी भेज देगा किसको, कस्टमर को। अब कस्टमर के पास 15 दिन होते हैं उसको रिकमेंडेशन को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एक्नॉलेज करने के लिए। और जैसे ही कस्टमर अपने साइन करके उसको वापस रिटर्न कर देगा आईओ के पास, फिर आईओ क्या होगा, उसकी कॉपी को वापस सेंड कर देगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, कि भाई देखो हमने ये बात की थी और कस्टमर भी एग्री हो गया, उसने साइन भी कर दिया, एक्नॉलेज भी कर दिया है, अब आप उसको ये चीज ये बेनिफिट दे दीजिए। ठीक है, जो भी उसकी कंप्लेन होगी उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया मेडिएशन मेथड। अब दूसरा है अवार्ड मेथड, वो क्या है वो समझते हैं। अब यहां पे बात करते हैं हम अवार्ड की। तो यहां पे देखिए, जो हमने पिछला मेथड पढ़ा था मेडिएशन मेथड, जब भी कभी मेडिएशन मेथड फेल कर जाए, कि भाई एक पार्टी बोले नहीं नहीं आप तो उसकी साइड ले रहे हो, हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, दूसरी पार्टी बोले ना 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 ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है, हमारे को ये बातचीत मंजूर नहीं है, उस केस में क्या करता है आईओ, फिर आईओ सुनाता है अवार्ड। अवार्ड मतलब एक तरीके से आप समझिए फैसला, डायरेक्ट फैसला सुनाता है। और ये जो अवार्ड सुनाता है आईओ, ये बेस्ड होता है एविडेंस के ऊपर। ठीक है, जो भी एविडेंस होंगे उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जब आईओ अवार्ड सुनाता है, तो वो जो अवार्ड होगा, जो फैसला होगा, वो रिटर्न में होगा, और उस पे आईओ के साइन होंगे, उस पे आईओ के साइन होंगे, या तो वो डिजिटल साइन होंगे या फिर वो फिजिकल साइन होंगे। ठीक है, जैसे समझ लो ऑनलाइन उसने अपना टाइप किया, ठीक है, अपना फैसला टाइप किया, तो उस पर डिजिटल साइन कर देते हैं, वो एक पेन ड्राइव में साइन पहले से अपलोड होते हैं, सीधा वहां पे पेस्ट हो जाते हैं वो। और या तो फिर उसको प्रिंट करके उस पर फिजिकली हाथ से साइन करेंगे। ठीक है, और उस पर पूरा रीजन देंगे कि हम ये फैसला ले रहे हैं क्योंकि हमारे को ये एविडेंस मिला था, इसके तहत हमने ये फैसला लिया है, पूरी चीज मेंशन की जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है वो कंपनसेशन भी दिलवा सकता है कस्टमर को। कंपनसेशन दिलवा सकता है कस्टमर को, कितना, मैक्सिमम 50 lakhs का। पहले 30 लाख होता था, बढ़ा के कितना कर दिया, 50 लाख। 50 लाख का कंपनसेशन दिलवा सकता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन किसको, कस्टमर को। पर यहां पे एक चीज याद रखिएगा, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कस्टमर को एक्चुअल जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं दिलवा सकता। अब यहां पे मतलब क्या है, देखो मैंने क्या बोला, आईओ जो है वो मैक्सिमम कस्टमर को कितना वो क्लेम दिलवा सकता है, कितना कंपनसेशन दिलवा सकता है, 50 लाख का। 50 लाख का कंपनसेशन दिलवा सकता है। अब सपोज कस्टमर को नुकसान हुआ है 20 लाख का, और आईओ इसको दिलवा दे 25 लाख का कंपनसेशन, तो क्या जस्टिफाइड है, नहीं।
मतलब जितना कस्टमर को नुकसान हुआ होगा उतना ही क्लेम दिलवा सकता है कौन? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। इतना ही कंपनसेशन दिलवा सकता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। एंड मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? 50 लाख। 50 लाख तक जितना नुकसान होएगा बंदेगा। अगर व्यक्ति का 30 लाख का नुकसान है तो आईओ 30 लाख का कंपनसेशन दिलवा देगा। 40 लाख का नुकसान है तो 40 लाख का कंपनसेशन दिलवा देगा। जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा नहीं दिलवा सकता। और मैक्सिमम कितना दिलवा सकता है? 50 लाख। अगर किसी व्यक्ति का 60 लाख का नुकसान है तो उसको कंपनसेशन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50 लाख का ही मिलेगा। ठीक है। अब टाइम लिमिट कितनी होती है अवार्ड सुनाने के लिए? एक अवार्ड सुनाने के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास टाइम लिमिट कितनी होती है? 3 मंथ्स की। 3 महीने का समय होता है एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास अवार्ड सुनाने का। फिर जैसे ही अवार्ड सुना देगा उसकी एक एक कॉपी दोनों को भेजेगा, कस्टमर को भी भेजेगा और इंश्योरेंस कंपनी को भी भेजेगा। ठीक है। और यहां पे कोई वो चीज ही नहीं है कि भैया मैं एक्नॉलेज करूंगा फिर आगे प्रोसेसर होगा ना। जो अवार्ड सुना दिया वो एप्लीकेबल होएगा ही होएगा। इसमें जैसे पिछले वाले में क्या था, हमने मीडिएशन में क्या देखा था? मीडिएशन में 1 महीने का टाइम था। 1 महीने में जो फैसला निकला, जो 20 का रास्ता निकला, उसकी कॉपी हमने भेज दी किसके पास? कस्टमर के पास। अब कस्टमर इसको एक्नॉलेज करेगा और फिर वापस आईओ को भेजेगा 15 दिन के अंदर। फिर आईओ इसको भेजेगा किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। फिर इंश्योरेंस कंपनी इसको एप्लीकेबल करेगी। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर का एक्नॉलेजमेंट जरूरी था। पर अवार्ड में ऐसा कोई चीज नहीं है। अवार्ड एक बार सुना दिया तो वो सुना दिया, वो एप्लीकेबल होगा ही होगा। उसमें एक्नॉलेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या फर्क है? देखो, मीडिएशन में 1 महीने का टाइम मिलता था, 1 मंथ का। और अवार्ड में कितने मंथ का टाइम मिलता है? अवार्ड में मिलता है आपको 3 मंथ्स का टाइम। आईओ को मिलता है 3 मंथ्स का टाइम फैसला सुनाने के लिए। ठीक है। और दोनों को एक एक कॉपी दी जाएगी। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? जो भी अवार्ड सुनाया है, जो भी फैसला सुनाया है आईओ ने, उसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। अब यहां पे आराम से समझिएगा, देखो दोनों का मैं अंतर ही समझाता हूं। यहां पे सिंपल से मैं आपका मार्जिन करके यहां पे रखते हैं हम मेडिएशन, यहां पे रखते हैं हम अवार्ड। मेडिएशन में आईओ को 1 मंथ का टाइम मिलता था, अवार्ड में आईओ को 3 मंथ्स का टाइम मिल रहा है। ठीक है। मेडिएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो फैसला मिला है, उसको जो सॉल्यूशन मिला है, उसको एप्लीकेबल करने के लिए कितना टाइम दिया जाता था? 15 डेज का। और वहीं अवार्ड में इंश्योरेंस कंपनी को जो फैसला सुनाया गया उसको एप्लीकेबल करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम दिया जा रहा है? 1 मंथ का। तो ये अंतर है आपका मेडिएशन में एंड अवार्ड में। ठीक है। और अवार्ड मैक्सिमम कितने का दिया जा सकता है? 50 लाख रुपीस का। तो ये था आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।